अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो हमने यूनाइटेड नेशंस का बेटा थर्ड पार्ट पढ़ना है। इट डिपेंड्स कि मेरे बच्चों हम लोग कितनी जल्दी ये काम करना ख़त्म करते हैं, क्योंकि आई थिंक जल्दी कर लेंगे क्योंकि इतना बड़ा कोई इतनी लेंदी चीज़ नहीं है थर्ड पार्ट। लेकिन पहली बात ये बेटा कि हमने चैप्टर के थर्ड पार्ट में पढ़ना क्या है। मेरे बच्चों हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस कब वजूद में आई, क्यों वजूद में आई, इसका पर्पस क्या है। ठीक। उसके बाद मेरे बच्चों हमने कल जो पढ़ा था वो सेकंड पार्ट पढ़ा था इसका चैप्टर का। उसमें ये था कि हाउ डज यूनाइटेड नेशन ऑपरेट, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस काम कैसे करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा थर्ड पार्ट में क्या पढ़ना है, बॉडीज एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशंस। अब आप बोले सर बॉडीज का मतलब क्या हुआ। बेटा तमाम वो इदारे जो कि यूनाइटेड नेशंस से लिंक करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं इसका इंट्रो बेटा आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे बच्चों फिर आप लोगों से रीडिंग भी करवाऊंगा। जरा ये स्टार्टिंग की 3 to 4 लाइंस पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना क्या है। सेट है। There are several specialized bodies associated with the work of the UN. Some of these are parts of the UN organization. Some are independent but are closely connected with the work of UN. We can refer here to the work of only a few of these important bodies. मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई मतलब बहुत सारी ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के काम के साथ मतलब लिंक करती हैं। और क्या कह रहे हैं बेटा आगे से कह रहे हैं कि कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे सम ऑफ दीज आर पार्ट, कुछ ऐसी हैं कि यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ इंडिपेंडेंट हैं बट आर क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ यूएन। मतलब कि मेरे बच्चों इसकी एग्जांपल ये है, कह रहे हैं कि अब हम जो जिक्र करेंगे लाजमी नहीं है कि उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद यूनाइटेड नेशन ने ही रखी है। क्या पता कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हो जो कि खुद लोग वजूद में लेकर आए उसको, और फिर जब उन्होंने नोट किया कि यार अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है तो यूनाइटेड नेशंस से एक ऐसा इदारा है कि हम इससे अपने आप को लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा अब जो हम पढ़ना शुरू करेंगे आप खुद नोट करोगे कि हमारे पास बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के बनने से भी पहले से काम कर रही हैं। ठीक है। तो हम उनका भी जिक्र करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन इदारों को यूनाइटेड नेशंस ने नहीं बनाया, वो पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है मेरे बच्चों कि वी कैन रेफर हियर टू द वर्क ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ दीज इंपॉर्टेंट बॉडीज के। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम सिर्फ चंद के बारे में जिक्र करेंगे, सबके बारे में जिक्र नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा जरा ध्यान रखना कि हम जो यहाँ बात करना शुरू करेंगे वो कितनों के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। सही है। तो बेटा हम जरा देखते हैं यहाँ पर। सिमरन बेटा माइक पर आइएगा बेटा। जी सर। मेरा बच्चा ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। There is the International Bank which lends money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness, such as electric power plants, roads, railway canals, and flood control. An example of the wonderful effect of one of these loans is found in a small village on the west coast of Mexico. In 1951, the bank gave a loan for an electric plant. Within 3 years, the population increased threefold. Industrial user of electricity increased from the 3 to 33. The town started a radio station, a daily newspaper, and a night school. There were 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built. ठीक है। अब मेरे बच्चों पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल बैंक। और क्या बोल रहे हैं, ये बैंक क्या करता है भाई कि जो मेंबर नेशंस होती है ना, जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उन मुल्कों को ये दरअसल लोन प्रोवाइड करता है, और ताकि वो डेवलपमेंट का काम कर सकें। जैसे कि मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा लिए, रोड्स बना लिए, रेलवेज बना ली, कैनाल्स का फ्लड कंट्रोल वगैरह, मतलब जो पानी का हिसाब किताब होता है। और कह रहे हैं कि इसकी एक एग्जांपल हमारे पास जो लोन की मौजूद है वो है एक स्मॉल विलेज में जो कि मैक्सिको में है। और क्या हुआ कि 1951 में बैंक ने इनको लोन दिया किस चीज़ के लिए, एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। अब मेरे बच्चों मतलब कि बिजली को जनरेट करना। अब जरा सुनो क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि 3 सालों के अंदर अंदर क्या हुआ, वहां की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई। मेरे बच्चों दैट मीन्स दैट के वहां पर जो ऑलरेडी लोग मौजूद थे, ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी बर्थ्स हुई होंगी, उनके ही बच्चे पैदा हुए होंगे। लेकिन दैट डजंट मीन कि 3 सालों में उन्हीं के बच्चे इतने पैदा होगा कि वो 3 गुना होगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि देखो इंसान की फितरत क्या होती है, इंसान की नेचर क्या होती है
कि जब वो देखता है कि यार मैं अभी जिस लेवल पर हूँ, मुझे इससे ज़्यादा सहूलियात उस जगह पे अगले लेवल पे जाके मिल सकती हैं, तो वो क्या करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो चेंज करके अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाए। अब देखो मिसाल के तौर पे ये इंसान की नेचर है, फितरत है, हर कोई इंसान चाहता है कि यार वो बेहतर जाए, बेहतर करे, बेहतर, बेहतर, बेहतर। अब अगर अभी हम जिस विलेज की बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, अब यहाँ के जो आस-पास के बाकी रिहायशी होंगे, अ, यहाँ पर कशफ बेटा आप ठीक आ रही है? कशफ बेटा ठीक आ रही है मेरा बच्चा आवाज़ अब? या अब भी मसला हो रहा है? सर जी अभी तो ठीक है लेकिन बीच बीच में हो रही है। अच्छा, अच्छा बेटा। चलो ख़ैर मुझे जब-जब होगा ना तो मुझे थोड़ा-सा बस एक मैसेज कर देना रिपीट का, सही है? क्योंकि बेटा दरअसल यहाँ पर मैं आज दरअसल घर से क्लास ले रहा हूँ किसी रीज़न की वजह से, तो इसीलिए जब जब कभी होगी मुझे बोल देना, मैं पॉइंट रिपीट कर दूँगा, परेशान मत हो, सही है? क्योंकि वो नेट का थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा होगा, इसलिए परेशान मत होना, मैं बात रिपीट कर दूँगा, बस बोल देना मुझे एक मर्तबा कि सर रिपीट कर दें पॉइंट। अच्छा, अब ज़रा देखो, अब पहली बात तो ये कह रहे हैं कि 19 अब हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो वहाँ के अपने लोगों की तो जो बच्चे पैदा हुए होंगे वो तो अलग हैं, लेकिन बेटा जो आस-पास के दूसरे गाँव देहात जो इलाके मौजूद होंगे ना, उन्होंने जब नोट किया होगा कि यार हमारे पास तो बिजली है नहीं, लेकिन फलाँ जगह पर क्या है बिजली आ चुकी है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा कि चलो यार हम लोग ना वहीं पर शिफ्ट कर जाते हैं, वहाँ पर गए। इस तरह से और लोगों ने भी सोचा होगा और करते क्या कह रहे हैं कि 3 सालों के अंदर-अंदर ही वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो 3 गुना बढ़ गई। और मेरे बच्चों एक और बड़े मज़े की बात क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कह रहे हैं एग्ज़ाम्पल अच्छी दी है ना देखो, कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़र जैसे कि कारखाने वगैरह, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं, कह रहे हैं पहले थे वहाँ पर सिर्फ 3 और अब वहाँ हो गए थे 33 33 33 हो चुके थे, इतने ज़्यादा। मतलब कि बेटा इससे क्या बेनिफिट हुआ कि वहीं के रिहायशियों को ऑब्वियस सी बात है, आप बेटा प्रेफ़र अगर आप बॉस हो ना, तो आप भी प्रेफ़र करोगे कि यार जो मेरा वर्कर है, जो मेरा लेबर है ना, वो करीब-करीब से आए, मतलब वो दूर से ना आ रहा हो। डेफ़िनेट सी बात है, आप भी चाहोगे कि यार मतलब इस तरह के मतलब मसले-मसाइल ना हो, तो वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट भी खुद ब खुद बढ़ा होगा। और कह रहे हैं वहीं पे लोगों ने किस चीज़ की शुरुआत करी, एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत करी, डेली न्यूज़पेपर की शुरुआत करी और नाइट स्कूल की भी शुरुआत करी। और बोल रहे हैं वहाँ पर पहले जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था ना, उससे पहले एक मतलब एग्ज़ाम्पल दी गई है कि उससे पहले समझ लो अगर एक क्लास में अगर सिर्फ़ 1 बच्चा पढ़ने आता है, तो कह रहे हैं पावर प्लांट लगने के बाद ये जो तादाद थी वो 7 टाइम्स बढ़ चुकी थी। मतलब 1 के बजाय 7 बच्चे पढ़ने जा रहे थे स्कूल, ये मिसाल दी गई है कि स्कूल में मतलब बहुत ज़्यादा, और ये बहुत बड़ी बात है बेटा। देखो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बाकायदा फ़र्क करती है उसमें, तालीम ये इल्म वग़ैरह जो है, इंसान की बेटा शख्सियत को बहुत निखारता है। देखो मेरे बच्चों एक इंसान कैसा भी हो लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा ना उसकी उसकी नेचर थोड़ी अलग होगी, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी एक अलग होगी, बेशक वो जैसा भी हो। लेकिन वो आपको एक अलग ही लगेगा थोड़ा-सा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं माशाल्लाह से कि जिन्होंने स्कूल नहीं गए होते लेकिन उनको शऊर होता है। जैसे कि 9th क्लास में बेटा आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान मूवमेंट में, उसमें तुम लोगों को पता होगा बी अम्मा के बारे में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो वो जो है कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी लेकिन उनका नाम बाकायदा उन औरतों में आता है पाकिस्तान की जो बाकायदा मशहूर हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंस में एक भरपूर अपना किरदार अदा किया। लोगों को शऊर था, उनको ये चीज़ थी। अगर हम बात करें बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो देखो एक बात याद रखना, एक एक वर्ड है जाहिल और एक वर्ड है अनपढ़। ये बात याद रखना कि पढ़ा लिखा शख्स भी जाहिल हो सकता है। अनपढ़ का मतलब क्या होता है बताओ? अनपढ़ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जो सर पढ़ा लिखा ना हो लेकिन उसमें शऊर हो। हाँ, ये बोल सकते हैं कि, और आपको आई थिंक मैं ये बात बताता चलूँ, क्या पता आपको मेरे बच्चों पहले भी ये बात पता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। ना वो रीड कर सकते थे और ना ही वो राइट कर सकते थे। क्या ये बात मेरे बच्चों को पता थी पहले? क्या मेरे दो बच्चों को सर। ये बात पता थी? हुँ? सबसे पूछ रहा हूँ भाई, सारे जवाब दो। दो सर। नहीं पता थे? नो सर। ओके। अच्छा, इसकी लॉजिक पता है किसी को? अगर किसी को लॉजिक पता है तो बताओ कि उनको मतलब क्यों पढ़ना लिखना नहीं आता था, मतलब क्या वजह है बताओ? नहीं पता। इंस्टीट्यूट नहीं हो गया वहाँ। अरे नहीं बेटा, तो बाकी लोग भी तो थे सर ना आपने जिनको बताया था। सर मैंने आपने बताया था मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा मैंने बताई थी ये वाली बात। चलो खैर मैं दोबारा से बता देता हूँ, ज़रा सुनो बेटा। इसका रीज़न ये था, इसकी लॉजिक ये है
ताकि कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टीचर है, उस्ताद है, क्योंकि कोई है ही नहीं। जो कुछ भी है वो अल्लाह का दीन प्रोवाइड किया हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से इल्म प्रोवाइड किया हुआ है। क्योंकि देखो, अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद होता तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें उन वो दर्जा क्या होता, उस्ताद का दर्जा क्या होता, बुलंद हो जाता ना। तो बेटा वो तो अल्लाह पाक कभी होने नहीं देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बुलंद किसी का दर्जा होता, लिहाजा अल्लाह पाक ने ये रखा। लेकिन देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे बेटा, पढ़ने लिखने वाले, मतलब के एक इल्म वाले थे, वो जाहिल नहीं थे। ठीक है, बहुत सबसे ज्यादा इल्म ही उनके पास, माशाल्लाह से, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सेट है। अब देखो, एक एग्जांपल हमारे पास इंटरनेशनल बैंक की आई बेटा, हम जरा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। ये वाला छोटा सा पॉइंट है, ये मैं खुद पढ़ रहा हूँ, 2 लाइनों का, आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या लिखा हुआ है। देयर इज द यूएन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, द फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स स्पेशलाइजेस इन द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेफ की, जो कि बेसिकली काम करती है बच्चों के लिए, मतलब कि बच्चों के रिलीफ के लिए काम करती है। बेटा अगर आप लोगों के पास बुक है ना, तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिखवा रहा हूँ, जरा सारे के सारे लिख लो अपने पास। ये देखो क्या लिखा है हमारे पास मेरे बच्चों, आप नोट कर सकते हो, लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये अगर आप लोगों के पास बुक है तो बेटा अपने पास फुल फॉर्म लिख के मुझे मैसेज कर दो डन का, ताकि बेटा फिर मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करूँ। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यहाँ तक लिखने के बाद जरा मुझे बेटा मैसेज कर दीजिए जरा। यार एक बच्ची मिसिंग लग रही है, कौन नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से कल भी शायद वो बच्ची नहीं आई थी, क्या नाम है उसका? सुमैया सर। हाँ, क्या हो भाई, किसी को पता है कहाँ गायब है मोहतरमा? उसकी बहन की सर शादी सर चल रही उसकी बहन की शादी हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, सही है। भाई ये जरा लिखने के बाद मुझे बताओ, एक बच्ची का मैसेज आया सिर्फ, हाया का, बाकी बच्चे भी जब नोट डाउन कर लो तो मुझे मैसेज कर देना, ताकि फिर हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करें बेटा। बेटा ठीक है, सबका मैसेज आ गया। अब जरा बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा यहाँ तक अब जरा नोट कीजिएगा, हमने अब पढ़ना है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन बेटा हम जरा पढ़ना शुरू करेंगे और जरा अभी नोट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक आ रहा है ना ये वाला, ये दरअसल 3 पैराग्राफ हमने पढ़ने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे और फिर सेकंड थर्ड को मिला के पढ़ेंगे, एक वजह है, मैं बताता हूँ क्यों। बेटा कश्यप माइक पर हो मेरा बच्चा। यस सर। बेटा ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। The World Health Organization (WHO) was started in 1946, but the permanent organization came into being on 7th April 1948 to work on international health. 7th April is now celebrated all over the world as World Health Day. WHO advises member countries on public health and on the control of disease and makes war on many widespread diseases. In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50%. An example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot, wet climates. Few die of yaws, but many become helpless and live on as a burden to their relatives लिव, लिव लाइव, वायरस। and live on हाँ as ठीक है, a burden to बस their सही, ठीक है। अब relatives. जरा देखो, पहले हमारे पास जिक्र किया जा रहा है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो खैर ये वाला नाम तो आई थिंक बच्चों को नॉर्मली पता ही होता है। खैर अगर नहीं भी पता हो तो बेटा आजकल के दौर में कोरोना की वजह से इसका जिक्र अक्सर जगहों पे आप लोगों को सुनने को मिला होगा। कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में, और लेकिन परमानेंट तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई थी वो आई थी 7 अप्रैल 1948 को। और कह रहे हैं कि यही वजह है कि 7 अप्रैल जो हम दुनिया में मनाते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर मनाते हैं। कह रहे हैं कि WHO का काम क्या होता है कि बेसिकली ये अपने मेंबर कंट्रीज को क्या बताती है कि किस तरह से आपने पब्लिकली तौर पे हेल्थ को मतलब कि मेंटेन रखना है और बीमारियों को कंट्रोल रखना है। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ इसका काम ये भी होता है कि तमाम वो बीमारियां जो कि बड़े लेवल पे फैल सकती हैं, जिनका स्प्रेड होना पॉसिबल होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और बोलने अगर हम बात करें थिराइज डिस्ट्रिक्ट की उत्तर प्रदेश में, तो क्या हुआ है कि मलेरिया को बाकायदा प्रॉपरली तौर पे वाइप आउट कर दिया गया है, WHO की टीम्स ने कर दिया है। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि वहाँ के जो फार्मर्स थे मेरे बच्चों, वहाँ पर उनको रिजल्ट मिल रहा है 50%।
अच्छा 50% बेटा आपको शायद देखने में सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन बेटा ये बहुत बड़ी बात है। 50% आप ये समझ, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ बेटा, फार्मर्स जो होते हैं वो तो बड़े लेवल पे काम करते हैं ना, उनकी तो पूरी उनका मंथली का हिसाब किताब थोड़ी होता है। वो तो पूरी फसल जब उगती है तब बेचते हैं, समझ रहे हो? तो बेटा उनका तो हिसाब किताब जाता ही लाखों करोड़ों वाला हिसाब किताब जा रहा होता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो 50% तक मतलब उनका इंक्रीज हो चुका है, कि अगर समझ लो अगर 1 लाख कमा रहे थे तो 1.5 लाख कमाने लग गए, ये वाला हिसाब किताब था उनका। और कह रहे हैं कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है यूनिसेफ की और डब्ल्यू की ने जो मिलकर काम किया। वो क्या किया कि यॉज जो कि एक बीमारी का नाम है, जो कि किस तरह की बीमारी है, डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट्स। देखो बेटा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में मतलब कि वो अप्लाई होती हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है कि भाई यॉस के जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो क्या लिखा हुआ है कि बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि यॉस से मर जाएं, लेकिन अक्सरियत रिजल्ट क्या निकलता है इस बीमारी की वजह से कि लोग दरअसल अपने ही घर वालों पर, अपने ही जो रिश्तेदार होते हैं उन पे क्या बनते हैं, बर्डन बन जाते हैं। अब बेटा जब छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे तो इस बात को इतना फील नहीं करते, जैसे कि छोटा बच्चा है उसको पता है कि मैं बीमार होऊंगा तो घर वाले ध्यान रखेंगे। लेकिन जब कोई बड़ा होता है ना तो वो इस चीज़ को फील करता है, वो सोचता है कि यार मैं अपने ही घर वालों पे थोड़ा सा मतलब बोझ बनाऊं, उसको उसके ज़हन में इस तरह के ख़्यालात आते हैं। और मतलब कि बेटा फ़िज़िकली तौर पे तो वो ऑलरेडी कमज़ोर है, लेकिन जब मेंटली तौर पे भी वो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो डेफ़िनेट सी बात है कि रिकवरी वग़ैरह क्या होती है, ऐसे बड़े लोगों के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हमें ये 2 पैराग्राफ एक साथ पढ़ने हैं। कश्यप बेटा दोबारा माइक पर आओ। बेटा ये 2 पैराग्राफ पढ़ो। इंडोनेशिया से लेके बेटा आपने पढ़ना है फ्री फ्रॉम इट तक, यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ो बेटा। Okay, sir. In 4 years, the hundreds अरे of ये तो medical पढ़ teams. लो अल्लाह की Okay, बंदी। sir. Indonesia, as soon as it became an independent nation, asked the UN to help them in their war against Yaws. There वार were नहीं, said to वॉर। be वार वार तो war हमला होता है, war उर्दू का वर्ड है। against Yaws. हाँ। There were said to be 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950. UNICEF supplied medicines and other requirements, and the World Health Organization sent medical experts to train Indonesian workers. Indonesia supplied buildings, workers, and all the requirements that did not have to come from abroad. In 4 years, the hundreds of medical teams trained by WHO and supplied with transport and medicines by UNICEF had examined 11 million people and cured 1 lakh इसको 30,000. पढ़ो, इसको पढ़, अरे अरे नहीं, अरे 13 अरे 13 एक lakh. मिनट, एक मिनट रुक जाओ। इसको पढ़ो 1.3 मिलियन। 1.3 million हाँ। and cured 1.3 million who had yaws. Many villages are now free from yaws. In other few years, practically the whole country will be free from it. ठीक है। अब ज़रा क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अब बात इंडोनेशिया के मुल्क की एग्जांपल दी गई। कह रहे हैं कि इंडोनेशिया जैसे ही मतलब आज़ाद हुआ ना, तो उसको पता था कि हमारे मुल्क में जो है ना ये यॉस की बीमारी बहुत कॉमनली तौर पे है, तो उसने क्या किया, उसने फ़ौरन से हेल्प मांग ली यूएन की कि आप हमारी हेल्प कीजिए इस बीमारी के अगेंस्ट। तो कह रहे हैं कि जब एक इस काम की शुरुआत हुई थी तो लगभग वहाँ पर जो केसेस की तादाद मौजूद थी वो थे 10 मिलियन केसेस से, और इस काम की शुरुआत कब हुई थी, 1950 में। अच्छा एक बात याद रखना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख होते हैं। तो 10 मिलियन केसेस का मतलब हुआ कि 1 करोड़ केसेस तकरीबन मौजूद थे। तो कह रहे हुआ क्या कि इस काम को करने के लिए यूनिसेफ नहीं है, इस इदारे ने सप्लाई की मेडिसिन और जो दूसरा मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह था वो सप्लाई किया। और डब्ल्यू ने क्या किया कि अपनी मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम भेजी, लेकिन क्या करने के लिए, काम करने के लिए नहीं भेजी। मतलब काम तो ऑब्वियस सी बात है किया, लेकिन काम क्या किया पहले ये देखो। डब्ल्यू ने जो एक्सपर्ट्स की टीम भेजी, उन्होंने दरअसल क्या किया कि इंडोनेशिया के ही लोगों को ट्रेन किया। मेरे बच्चों देखो, मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ केसेस हैं, मैं अगर 10 लोगों की टीम लेके पहुंच जाऊं तो बेटा 10 करोड़ लोगों को ट्रीट करना एक अजाब का काम होगा। बेहतर क्या होगा कि हम जो एक्सपर्ट्स की टीम है, लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दें कि भाई ये काम करना कैसे है, इस चीज को सॉल्व कैसे करना है। जब मल्टीपल टीम्स ट्रेन हो जाएंगी ना, स्टार्टिंग में तो बेटा ये लगेगा कि काम शुरू ही नहीं हो रहा, काम तो शुरू ही नहीं हो रहा। लेकिन जब काम शुरू होगा ना तो वो इतनी स्पीड से होगा कि जब एंडिंग रिजल्ट होगा ना तो वो जल्दी खत्म होगा, एंड रिजल्ट जल्दी मिलेगा, वो वाली बात है। मिसाल के तौर पे बेटा मैं काम करना शुरू हो रहा हूँ, नजर आ रहा है कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो नजर आ रहा है काम हो रहा है, काम हो रहा है।
लेकिन वो काम खत्म होते होते 1 करोड़ लोगों को देखते देखते क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या ना 4 सालों के अंदर अंदर हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल टीम्स तैयार हो चुकी थी, और जिनको डब्ल्यू ने ट्रेन किया था। 100 लोग की बात नहीं कर रहे, हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल टीम्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रेन किया इनको डब्ल्यू ने, और जबकि साथ साथ ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन सप्लाई करे यूनिसेफ ने। और कह रहे हैं इन्होंने तकरीबन तकरीबन पूरे मुल्क भर में 11 मिलियन केसेस को एग्जामिन कर लिया था। 11 मिलियन लोगों को एग्जामिन किया था। 11 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 1 करोड़ 10 लाख। 4 सालों के अंदर बेटा हो सकता है कि और तादाद बढ़ गई हो। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें से साथ साथ कितने लोगों को मतलब कि वो किया था, मतलब कि क्योर कर दिया था, 1.3 मिलियन, मतलब 13 लाख। सही है। और कह रहे हैं कि जिनको मतलब बीमारी थी, कह रहे हैं बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे जो कि इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर चुके थे। और ये पॉसिबल था कि कुछ सालों के अंदर अंदर क्या होगा, कि कह रहे थे कि कुछ ये उस वक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेरे बच्चों, हमने पहले ही ऊपर पढ़ लिया है कि इस काम की शुरुआत कब हुई थी, 1950 में हुई थी। तो 1950 के 4 साल गुजरने के बाद की बात की जा रही है, लिहाजा आज से कंपैरिजन मत करना, ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहे हैं कि ये उम्मीद की जा सकती थी कि आने वाले वक्तों के अंदर, कुछ सालों के अंदर अंदर क्या होगा कि ये कंट्री जो है इस बीमारी से निजात हासिल कर लेगी। अब बेटा जरा हम आगे बढ़ते हैं। हया बेटा माइक पर आइएगा। Yes, sir. बेटा ये हंगर वाला एक पैराग्राफ पढ़ो, यहाँ तक फिशिंग तक पढ़ो। Okay. Hunger is the special problem for the Food and Agricultural Organization (FAO), which was started in 1943. It sends experts to help countries that want advice on how to grow more foods and other crops, plants and animal disease, how to protect food in storage, and in general, how to increase the yield of farms, fisheries, and forests. It also publishes useful literature on agriculture, forestry, and fishing. तो सही, रुक जाओ। बेटा हमारे पास बात कर रहे हैं कि एक और जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है हम लोगों को, वो होती है हंगर, जो मतलब भूख होती है। और कह रहे हैं कि ये जो इसके लिए जो इदारा काम करता है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1943 में। मेरे बच्चों देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इदारा है ये यूनाइटेड नेशंस के बनने से भी पहले वजूद में आया हुआ है, तो ये इंडिपेंडेंट इदारों में से आता है। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है कि ये दरअसल जो इनकी मेंबर कंट्रीज होती है ना यूनाइटेड नेशंस की, वो क्या करते हैं, उनको दरअसल एडवाइस करते हैं कि किस तरह से आपने और फसल उगानी है, और किस तरह से आपने बीमारियों को, जो एनिमल की भी बीमारियां होती हैं उनको भी कंट्रोल करना है, और जो प्लांट्स की बीमारियां होती हैं उन्हें भी आपने कंट्रोल करना है, और किस तरह से आपने फूड को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना है। मेरे बच्चों, कभी कभार ये भी होता है ना, स्टोर करने का भी तरीका होना चाहिए, वरना क्या होगा कि अगर आपका जो जो फूड वगैरह जो चीज़ मौजूद है, अगर वो गल सड़ जाए तो क्या होगा, फायदा नहीं होगा कोई। सही है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि इसके साथ साथ इनका बेसिकली मकसद क्या होता है कि फार्म से, फिशरीज से, फॉरेस्ट से किस तरह से उन्होंने ज़्यादा फूड जो है ना वो हासिल करना है। और कह रहे हैं इसके साथ साथ वो अपने लिटरेचर वगैरह भी पब्लिश करते हैं एग्रीकल्चर पर, फॉरेस्ट्री पर, फिशिंग वगैरह पर। इन शॉर्ट मेरे बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर पास्ट में आके ये रिमाइंड करवाऊँ, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिक क्लास में बेटा आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है अ विजिट के नाम से, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्रीकल्चरल फार्म और ऑर्डनरी फार्म एंड मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म के नाम से शायद आपने पढ़ा हो। कि मिस्टर अहमद की क्लास जब मिस्टर हसन के फार्म हाउस पे जाती है, तो वहां पर किस तरह बताते हैं कि भाई एक ऑर्डनरी फार्म जो होता है, एक ऑर्डनरी फार्म जो होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है, जो वो उगाते हैं, वो तकरीबन उसके कंपैरिजन में अगर हम मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म की बात करें तो वो 3 से 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन करता है। उतनी ही ज़मीन है, उतनी ही जगह है, लेकिन जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है। अब मेरे बच्चों, आने वाले वक्तों के बेटा रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या सूरत हाल है कि हमें लाजमी ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि देखो बेटा, वक्त गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास ज़मीन तो उतने की उतनी ही है ना भाई। मतलब कि बेटा हमें उतनी ही जगह पर ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। रिक्वायरमेंट है फूड की, अगर नहीं करेंगे तो बेटा ज़मीन का साइज थोड़ी बड़ा हो रहा है, ज़मीन तो उतने की उतनी है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फूड की जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उस सप्लाई को, मतलब उसको सप्लाई भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वो ये दोबारा से बर्बादी होगी यहाँ पर। सेट है? तो ये बेसिकली ये इदारा इन चीज़ों को डील कर रहा होता है। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? अच्छा बेटा बुशरा, माफ़ कराओ बेटा। Yes, sir. बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करो। द यूएन, यहाँ से पढ़ो। Okay, sir. The UN has a special organization to advance knowledge, science, and culture, UNESCO, by which people can get the required
understanding, and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. Less than half the world's children go to school. Most of the human race cannot read or write. Progress cannot go far along modern lines where hardly anybody can read. But UNESCO has found that where most of the people cannot read learning, their letters is not usually what they need to begin with. The need to learn some practical improvements in their way of life that they can quickly understand and accept as good. After that, they realize the advantage of learning to read. UNESCO cannot itself find the money to teach hundreds of millions to read. What it can do is to show the various member nations has to go about the work and to supply certain kinds of training and aids as new ways of teaching by books, pictures, films, or radio are worked out. The experience is reported to other countries where these may be useful. UNESCO tries to advance human well-being through education, science, and culture. These advances international understanding which leads to peace. बस सही है, रुक जाओ। अच्छा बेटा, पहले हमारे पास बेसिकली हमने पढ़ना है यूनेस्को के बारे में, लेकिन बेटा अगेन वही बात, हमारे पास पहले आपको यूनेस्को की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख के ज़रा मुझे मैसेज कर दीजिए। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा कॉपी में नहीं लिखी हुई, एहतियातन लिखवा रहा हूँ ताकि अगर एमसीक्यूज वगैरह बन के अगर आपके पास आ जाए बोर्ड में या कुछ भी पूछ ले तो कम से कम तुम लोगों को आइडिया हो। तो बेटा ये फुल फॉर्म लिखने के बाद जरा मुझे मैसेज करो, फिर हम समझाते हैं, बस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। बेटा जल्दी करो, फुल फॉर्म लिख लीजिए बेटा इसकी। अरे कहाँ चले गए, बता दो भाई, इतना छोटा सा तो उतारने के लिए दिया है मेरे बच्चों। बुशरा और हाया का मैसेज आया बस। कशफ, सिमरन कहाँ गए भाई? सर लिख लिया। सिमरन ठीक है, सिमरन ने भी कर लिया, ओके। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा जरा यहाँ पर देखो जरा, हमारे पास सारे अब क्या लिखा हुआ है। हमारे पास हमने ये लिखा हुआ है क्या ना, यूनेस्को जो इदारा है बेटा, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि किस तरह से नॉलेज को लोगों में आम करना है, साइंस कल्चर वगैरह इसको हम मतलब लोगों में और मतलब डेवलप करना है, और लोगों की बेसिकली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मतलब कि और ज़्यादा एडवांस करना है। और फिर यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि अगर हम बात करें पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में, और चलो खास तौर पर जो बच्चे हैं पॉपुलेशन में, कह रहे हैं उनमें से आधे से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं, और कह रहे हैं कि अक्सरियत जो लोगों की है ना, वो पढ़ लिख नहीं सकते, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। कह रहे हैं भला किस तरह से प्रोग्रेस आप करोगे, किस तरह से आगे पढ़ोगे जब लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता। कह रहे हैं यूनेस्को ने एक बात पे फोकस किया है कि अगर कोई शख्स पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो ऐसे शख्स के लिए जो पढ़ने लिखने की जो शुरुआत है ना, वो ABCD से नहीं होनी चाहिए कि आप पहले उसको बताओ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है यूँ मत करो, क्योंकि वो उसको लगेगा हेक्टिक लगेगा, वो कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा, बोलेगा भाई जब मेरी ज़िंदगी चल रही है पढ़ना शुरू मैं क्यों पढ़ूँ? बेटा जो पढ़ना लिखना नहीं जानते वो भी तो दुनिया में मौजूद है ना कोई काम कर रहे होते हैं, मेहनत मज़दूरी कर रहे होते हैं, वो उनका घर चल रहा होता है, वो सोचेंगे भी नहीं कि भाई हम क्यों काम करें। तो ऐसे लोगों को रीडिंग की तरफ लाने के लिए, सिखाने के लिए कह रहे हैं कि बेस्ट मेथड ये होता है कि जो उस शख्स की पर्टिकुलर फील्ड है, वो जो भी काम करता है, मिसाल के तौर पे बेटा एक बंदा ऐसा है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन उसके हाथ में जायका है, तो उसने वो बहुत सारी चीज़ें क्या करी हुई हैं अपनी, जैसे कि जानने वालों से उसने खाने पकाने की चीज़ें सीखी हुई हैं। तो कह रहे क्या करो, ऐसे बंदे में पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या करो कि आप उसी को उसी की फील्ड के मुताबिक ना कोई बुक लो, और आप उसको बताओ, कुछ टिप्स बताओ कि ये काम करो, उसके सामने बैठ के बताओ, टिप्स बताओ। और होगा क्या, जब उसको इम्प्रूवमेंट दिखेगी ना अपने ही काम में, तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो आपसे एक बार पूछेगा, दो बार पूछेगा, तीन बार पूछेगा।
लेकिन बाद में क्या होगा, एक वक़्त आएगा वो खुद भी थोड़ा शर्मिंदगी फ़ील करेगा, वो बोलेगा यार मैं क्यों इसमें इसके ऊपर डिपेंड क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद ही पढ़ना-लिखना क्यों ना सीख लूँ? वो वाली बात है। अब जैसे कि समझो मिसाल के तौर पे बेटा एक बंदा है वो बहुत अच्छा खाना पका रहा है, आपने कुछ टिप्स बताई कि यार ये करो तो और अच्छा ज़ायका आएगा, ऐसा करो तो और अच्छा ज़ायका आएगा। अब क्या होगा अगर जब उसको वो रिज़ल्ट मिलेगा कि हाँ यार वाक़ई में मेरे पास तो बहुत अच्छा ज़ायका आ रहा है ये करने से, तो उसका इंटरेस्ट कहीं न कहीं डेवलप होगा। मतलब उसको प्रैक्टिकली तौर पे बताओ कि उसका कितना बड़ा बेनिफिट है। जब तक क्योंकि इंसान की ये फ़ितरत होती है कि जब वो एक प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ जाता है ना, उसको बेनिफिट नहीं दिखता, वो क्यों मूव करेगा? मूव करेगा ही नहीं। कुछ करने के लिए मतलब कि वो कोई मतलब हार्ड वर्क नहीं करेगा। तो यूनेस्को जो इदारा है वो कह रहे हैं कि इंसान को ऐसे लेकर आओ जो जिन्होंने बचपन से कभी सीखा ही नहीं है। सही है? और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, कह रहे हैं यूनेस्को एक ऐसा इदारा है भाई जो कि खुद तो जैसे तक फंड्स, रिसोर्सेज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकता कि इतने लाखों करोड़ों को पढ़ाया जाए। लेकिन कह रहे हैं ये क्या कर सकता है कि कम से कम ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से पढ़ने-लिखने के डिफरेंट तरीकों को अप्लाई किया जाता है, जैसे कि बुक्स से पढ़ाया जाता है, पिक्चर से, मूवीज़ से, ऑडियो पर, रेडियोज़ वगैरह यूज़ किए जाते हैं। कह रहे हैं कि वो ये कर सकता है कि इन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को एक रिपोर्ट बना के दूसरी कंट्रीज़ में वो मतलब कि सबमिट करवा सकता है कि किस मेथड ऑफ टीचिंग से उनको क्या रिज़ल्ट मिला, उनको क्या रिस्पॉन्स मिला है। कह रहे हैं कि वो ये कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि यूनेस्को इसके साथ-साथ क्या करता है भाई, कह रहे हैं कि इसके साथ-साथ जो यूनेस्को एक और काम करता है कि ह्यूमन बीइंग्स की एडवांसमेंट के लिए एजुकेशन वगैरह वही बात है, और कह रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा तो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, और कह रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना ही ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से ही वर्ल्ड पीस कायम होगा। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हुआ हमारे पास ये वाला चैप्टर खत्म। हाँ भाई, ऑल क्लियर भाई? बता दो ज़रा, फिर हम यहाँ पे क्लास को रोक देंगे बेटा आज। वैसे भी वो वही मतलब 6-7 मिनट ही रह गए, कोई मसला नहीं है। वो अभी दूसरा टॉपिक शुरू करवा नहीं सकते हम लोग। बोलो भाई मेरे बच्चों, ऑल क्लियर बेटा? ठीक है भाई। हया, बुशरा सब कुछ सबका मैसेज आ गया ना? हाँ सही है सबका। सिमरन का आ गया, बुशरा, हया करके लगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? हमने बेटा टेक्स्ट बुक से ये आपका एक और चैप्टर पढ़ा दिया। मैंने पहले इसलिए नहीं पढ़ाया था बेटा क्योंकि ये हमारा थोड़ा लेंथी चैप्टर था, 3 लेक्चर्स पे आता है। बट मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम ज़रा कुछ और टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सेट है? बट बेटा आज इसको यहीं पे रखते हैं। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।